मेरे वीर मेरे जवानों, स्वागत है गुरु केंद्र में वर्दी मेरा जुनून भाग एक में, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अंत तक जुड़े रहे और इसमें बताए गए क्वेश्चन को याद करें, मेहनत करें। याद रखें दोस्तों, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने को पूरा ना होने दे। तो अपने अंदर वो जुनून, वो आग जिंदा रखें और मैं आपको वर्दी दिला के रहूँगा, ये मेरा वादा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है अमीवा, मेंढक, मछली, सर्प। तो इसमें सही आंसर जो है वह ए यानी कि अमीवा। तथा मानव की बात की जाए तो मानव जो है वो बहुकोशिकीय जीव है। अब इसमें कोशिका की बात की गई है तो कोशिका का जो अध्ययन है वह साइटोलॉजी कहलाता है और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मरे हुए थे, मृत थे। तो आपसे जीवित पूछा जाए, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वहाँ पर आपको ल्यूवेन हॉक बताना है, जो कि जीवाणु के जनक भी माने जाते हैं, यानी बैक्टीरिया के फादर यानी जनक जो हैं वह ल्यूवेन हॉक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन अंग है जिससे वह एनर्जी यानी ऊर्जा बनाता है। इसी प्रकार राइजोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और जो लाइजोसोम आपने यहाँ पर ऑप्शन देखा है उसमें अरे आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, तो आपको वहाँ पर लाइजोसोम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है अपारगम्य, चयनित पारगम्य, पारगम्य और अर्धपारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है कि कोशिका जब अपने पोषक तत्व को ग्रहण करती है या फिर उसके वेस्टेज को बाहर निकालती है तो झिल्ली को यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ओपन करती है, खोलती है। ये ऐसा ही काम करता है जैसे कि घर में दरवाजे लगे होते हैं आने और जाने के लिए, और दरवाजे पर एक दरबान खड़ा है, वो यह तय करेगा कि किसे अंदर जाना है और किसे अंदर नहीं जाना। तो यहाँ पर पारगम्य मतलब प्रवेश करना या बाहर निकलना, और दरबान तय करेगा कि क्या अंदर कोशिका के जाएगा और क्या नहीं। तो ये पारगम्य हुआ, लेकिन सारी चीज़ें इसमें आर पार नहीं होंगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी यानी अर्ध पारगम्य। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि कोशिका का दरबार किसे कहते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी ध्यान रखें और नोट करें। और इसी में अगर पूछा जाए कोशिका का ईंधन क्या होगा तो उसमें ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 बताना है आपको। नेक्स्ट है, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? ऑप्शन है आरएनए, न्यूक्लियस, प्लाज्मा और न्यूक्लिक एसिड। तो सही आंसर है बी यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसे कोशिका का CPU यानी ब्रेन कहा जाता है और यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। जिसकी खोज पूछे तो खोज में आपको नाम बताना है रॉबर्ट ब्राउन। इसमें सब पजल रहते हैं, इसको अच्छे से समझे। अगर कोशिका के नाभिक की बात करें तो वहाँ पर आपको रॉबर्ट ब्राउन बताना है, और सिर्फ नाभिक बोले, कोशिका ना बोले तो वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा, उसमें आपको रदरफोर्ड बताना है। ये दो डिफरेंस ध्यान रखें, ये पेपर में पजल करते हैं। बात करें फुल फॉर्म की तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल, और डीऑक्सी मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। इसी तरीके से आरएनए की फुल फॉर्म पूछे तो आरएनए की फुल फॉर्म होगी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये भी न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। इसी के साथ डीएनए की खोज पूछी जाए तो डीएनए के खोज में नाम आएगा फ्रेडरिक मीसर का, और इसकी संरचना यानी इसका जो डायग्राम स्ट्रक्चर जो बनाया था डबल हेलिक्स वाला, ऐसा आपने देखा होगा कई बार ऐसा स्ट्रक्चर, तो उसमें वाटसन और क्रिक, ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान होने चाहिए। और मुझे जल्दी से कमेंट में बताएंगे सारे जवान कि भारत का पहला डीएनए, भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर है? जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर है? कमेंट में बताएं, मैं इसका आंसर वीडियो के लास्ट में देता हूँ। और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप जैसे ज़रूरतमंद भाइयों की सहायता हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है बी यानी 46, और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े, जिसमें मेल पूछा जाए यानी पुरुष जो है वो XY और फीमेल पूछा जाए तो XX। आगे, कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रकार से होती है? ऑप्शन है हेट्रोसिस, युग्मन, माइटोसिस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर माइटोसिस इसका सही आंसर है। माइटोसिस के साथ एक नाम और लिखिएगा मियोसिस।
इन दोनों को समझ के चलें। माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री और मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री, और ये दोनों के दोनों कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो माइटोसिस यानी समसूत्री है, यह नई कोशिकाओं को बनाता है या फिर घाव को भरने में प्रयोग में होता है, और जो अर्धसूत्री हैं वह होने वाले संतान यानी बच्चे में माता पिता के गुण को बनाता है। इसी तरीके से युग्मन यानी कि जाइगोट जो है दो कोशिका को आपस में जोड़ता है, जैसे कि मादाओं में जो एग बनता है और पुरुषों में जो स्पर्म बनता है, उन दोनों को आपस में जोड़कर जाइगोट यानी कि एक कोशिका बनेगा जिसमें 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। यानी कि जो एग है उसमें 23 गुणसूत्र हो गए, स्पर्म में 23 हो गए, और दोनों मिलकर एक संपूर्ण गुणसूत्र वाले कोशिका का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है लाल वर्णक एंथोसाइनिन निम्न में होता है, तो इसका आंसर है ए यानी कि क्लोरोप्लास्ट। इसको ऐसे समझना कि आपने कई बार गोभी देखी होगी जो मोस्टली वैसे तो सफ़ेद रंग की होती है लेकिन कई बार वह नीले रंग की हो जाती है, या फिर आपने लाल देखा होगा। तो ये जो नीला या लाल रंग यानी रंगों में जो परिवर्तन हो जाता है सब्जियों के, वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। जिसकी अगर मैं इमेज दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा समझो कि ये जो गोभी है ये कौन से रंग की दिख रही है आपको, तो बैंगनी या नीले रंग की, और ये किसकी वजह से है, तो एंथोसाइनिन की वजह से। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, जिसे हमने पीछे सीखा था कोशिका का जो नाभिक है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने ही की थी। इसके बाद सीडेन और थियोडर, फिर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु कहते हैं आप लोग, और डी ऑप्शन है वर्चो। तो इसका सही आंसर जो होगा सीडेन और स्वान या फिर थियोडर। क्या होता है कोशिका सिद्धांत, तो नई कोशिका जो है वह बनेगी कहाँ से, तो अपने पुराने वाले सेल से, कोशिका से, यानी कि नई कोशिका का निर्माण उसके पुराने वाले कोशिका से होता है, जिसे कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। और इसमें एरिस्टोटल यानी अरस्तु जो हैं उन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है एटीपी, तो एटीपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी जो है वह ऊर्जा का रूप या करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ऑप्शन है उत्तक, कोशिका, ऑर्गन और ऑर्गन तंत्र। तो सही आंसर है बी यानी कि कोशिका। जीवन की इकाई पूछे या कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई पूछे, दोनों में आपको कोशिका ही बताना है। और जीवन का आधार पूछा जाए तो वहाँ पर जीव द्रव्य टिक होगा। सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाते हैं, यह दर्शाता है। तो इसे 3 डायग्राम से आप समझें। मान लो कि ये बर्तन है और इसमें पानी है, और इन बर्तनों में आपने एक एक किशमिश डाल दिया। अब इस किशमिश में 3 तरह की क्रिया हो सकती है। अगर बाहर का पानी ज़्यादा होगा और किशमिश का पानी जो है कम होगा, तो बाहर वाला पानी एंटर कर जाएगा किसमें, किशमिश में। और अगर बाहर का पानी कम हुआ, किशमिश का पानी ज़्यादा हुआ, तो किशमिश का पानी कहाँ आएगा, बाहर की ओर आएगा। और अगर दोनों बराबर हुए तो ना तो ये बढ़ेगा ना घटेगा। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि ज़्यादा वाला जो ज़्यादा है वह हमेशा कम वाले की ओर जाएगा। यानी कि अगर पानी ज़्यादा है, किशमिश के अंदर कम है, तो पानी किशमिश के अंदर चला जाएगा और किशमिश हमारी क्या होगी, फूल जाएगी। यानी हमारा जो आंसर बनेगा वह बी यानी कि हमारी किशमिश पानी में डालने पर फूल जाएगी, क्योंकि हमारी जो किशमिश है वो सूखी हुई है, यानी उसमें पानी क्या है, कम है। बडिंग इनमें अवशोषित करती है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है ईस्ट, जिसे हम खमीर भी कहते हैं, जिसका प्रयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है ब्रेड, बिस्किट आदि बनाने के लिए। ईस्ट की खोज पूछे तो वहाँ पर क्रुइसेक नाम बताना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो ईस्ट है यह किण्वन प्रक्रिया करता है, यानी कि किण्वन क्रिया करता है। और किण्वन क्रिया जो है यह अवायवीय यानी कि अनएरोबिक श्वसन है, जिसके अंदर हम बिना ऑक्सीजन के ही ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यानी कि बिना ऑक्सीजन के शरीर जब ऊर्जा बनाने लगेगा तो उसे अवायवीय श्वसन कहा जाएगा, जो कि एक किण्वन क्रिया है। आगे है बडिंग ईस्ट है प्राथमिक जीव, प्रोटोजोआ, जीवाणु, फफूंद। तो सही आंसर है सी यानी कि फफूंद। पत्तियां किस कारण हरी होती हैं, ऑप्शन है हरित लवक, पानी, जाइलम, प्रकाश। तो सही आंसर होगा इसका ए यानी कि हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। और यह पादप का यानी पौधों का रसोई घर होता है, जिसके अंदर वे अपना भोजन बनाते हैं। और जो भोजन बनेगा वो प्रकाश संश्लेषण से बनेगा। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ भी लेगा कि प्रकाश संश्लेषण का केंद्र किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको
हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट आंसर टिक करना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह ए यानी हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ग्राउंड तंतु, बी स्केलेरन कायम, सी हाइपोडर्मिस। तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर है यानी हाइपोडर्मिस। इसी प्रकार दो न्यूरॉन जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसके बीच के स्थान को सिनेप्स कहा जाता है और ये लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था, तो इसे ध्यान रखना है। दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को सिनेप्स कहते हैं और जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो जवानों, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है और मेहनत नहीं करोगे तो कुंजी हाथ नहीं लगेगी। तो ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसे याद जरूर करना है, रोज़ का काम रोज़ करना है, ठीक है। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, उसे ज़रूर बताया जाएगा। फिर जोश के साथ अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन है पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, अमीनो एसिड के परिवहन के लिए और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो जाइलम में सीधे सीधे ज आ रहा है तो ज से याद करें जल, और फ्लोएम जो है वह खनिज के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जाइलम और फ्लोएम दोनों जो हैं वह पौधों के स्थायी उत्तक होते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर हुआ ए यानी कि पानी के परिवहन के लिए। क्लोरोफिल कहाँ होता है? ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, तना, पत्ती। तो इसका सही आंसर सी होगा यानी पत्ती। क्लोरोफिल जो है वह पत्तियों में पाया जाता है। इसी प्रकार स्टोमेटा कहाँ होता है? तो पत्ती की ऊपरी तरफ, पत्ती की निचली तरफ, तना और इनमें से कोई नहीं। तो बी यानी कि पत्तियों की निचली तरफ। ये कुछ ऐसे दरवाजे के आकार का होता है, छोटे छोटे छेद पत्तियों में बने होते हैं जिससे वायु का आदान प्रदान होगा, यानी ऑक्सीजन बाहर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर ग्रहण करेंगे। वनस्पतियों में फिल इन द ब्लैंक से पानी का बहाव होता है। ए जाइलम इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। पौधों में हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पौधों में हरा रंग जो है वह क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण होता है, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक होगा वह मैग्नीशियम होगा, जिसके कारण वह हरा रंग उत्पन्न करता है। इसी तरह कैरोटीन लिखा है, तो कैरोटीन जो है वह गाजर में। वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो वनस्पति का अध्ययन बॉटनी के अंदर किया जाएगा, जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी में और माइकोलॉजी में फंगी यानी कि फंगस का अध्ययन किया जाता है। आगे, निम्न में से कौन सा तत्व या रसायन पौधे से प्राप्त होगा? ऑप्शन है कुनेन, एस्पिरिन, इंसुलिन और कोई भी नहीं। तो आंसर है इसका ए यानी कि कुनेन। कुनैन जो है यह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है और इंसुलिन जो है ये मानव में पाए गए अग्नाशय ग्रंथि से बनाया जाता है, यानी पैनक्रियास से बनाया जाता है। भिंडी का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सही आंसर है बी यानी हिबिस्कस एस्क्युलेटस। इसमें बीटा वल्गैरिस जो है यह चुकंदर का वैज्ञानिक नाम है और पीजम जो है यह मटर का। और इसी मटर की प्रजाति पर मेंडल ने आनुवांशिकी की खोज की थी, जिन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की खोज किसने की? मेंडल ने। किस पर की? तो मटर के पौधे पर, जिसका नाम था पीजम। आगे, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो बी यानी निकोटिन। मॉर्फिन जो है यह अफीम में पाया जाता है। इसी प्रकार चाय में पूछे तो थीन और कॉफ़ी में पूछे तो कैफीन। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटो मतलब लाइट और लाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना, यानी बी पेड़ों में खाना बनने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो बी गलफड़े। मानव का पूछा जाए तो फेफड़े और मेंढक तथा कछुआ पूछा जाए तो वहाँ पर आपको त्वचा यानी कि स्किन बताना है। इसी प्रकार कई बार पजल करेगा और मेंढक के टेडपोल की बात करेगा तो याद रखना मेंढक का जो टेडपोल है वो सिर्फ पानी में ही रहता है और इसीलिए वह गलफड़े से सांस लेता है, ना कि त्वचा से। अगर टेडपोल या मछली पूछे तो गलफड़े और सिर्फ मेंढक लगाकर पूछे तो त्वचा यानी कि स्किन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रण करता है? ऑप्शन है हार्मोन्स,
फोरामेन ग्रंथि इनमें से कोई नहीं। तो ए यानी कि हार्मोन्स बिल्कुल सही है। बात करें हार्मोन की, तो हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन बनते हैं अमीनो अम्ल से, और हमें प्रतिदिन 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी जंतु का नाम क्या है? तो व्हेल जल में रहता है, सांप रेंगता है, मुर्गी नहीं होगी, मुर्गी अंडे देती है तो स्तनधारी नहीं होगी, और डी चमगादड़। और व्हेल जो है जल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी, और जमीन पर सबसे बड़ा स्तनधारी पूछा जाए तो हाथी सही आंसर होगा। इसी प्रकार मेंढक का हृदय कितने भाग का बना होता है? तो ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5। तो ए यानी 3 बिल्कुल सही है। मनुष्य या मगरमच्छ की बात करें तो आपको चार टिक करना है, और सबसे अधिक बात करें तो तिलचट्टा या फिर कॉकरोच, जिसमें 13 हृदय के भाग होंगे। फीता कृमि किस क्लास यानी वर्ग में आता है? तो इसका सही आंसर है सिस्टोडा यानी कि ए ऑप्शन। रेप्टाइल की बात करें तो रेप्टाइल जो है वह रेंगने वाले जीव होंगे। वेल है एक, तो हमने ऊपर पढ़ा वेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनधारी है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ऊंट पानी का संग्रहण किस अंग में करता है? ऑप्शन ए है गर्दन, बी पेट, सी पूरे शरीर के टिश्युओं में, और डी कुबड़ में। तो ऊंट जो है पूरे शरीर के टिश्यू यानी उत्तक में अपने पानी को संग्रहण करता है। और बात करें कुबड़ की, तो कुबड़ में पानी नहीं होगा, वसा को इकट्ठा करेगा, फैट को इकट्ठा किया जाता है। कीटों में श्वसन अंग का कार्य कौन करता है? वह वातक तंत्र करेगा, जिसका एक भाग है फुसफुस। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी यानी कि फुसफुस। निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह असमतापी प्राणियों से संबंधित है? असमतापी प्राणी को अगर आप रिलेट करें तो सीधे सीधे वह प्राणी जिसमें कीड़े मकोड़े आए, और समतापी जिसमें पालतू जानवर या फिर स्तनधारी हो। अब ऑप्शन ढूंढते हैं, कोवा, कोबरा, मेंढक। ये नहीं हो सकते क्योंकि इसमें सांप से पालतू बनाया जा सकता है। बी पे है मेंढक, कोवा, वेल, तो वेल स्तनधारी है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी है मछली, मेंढक और केचुआ, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। मछली, मेंढक और केचुआ जो है यह असमताप प्राणी से संबंधित है, यानी कि इनका जो ताप है, टेम्परेचर है, वो भिन्न भिन्न पाया जाएगा। आगे, स्तनधारी जीव किनसे विकसित हुए हैं? ऑप्शन ए है सरीसृप, उभयचर, और सी मछलियाँ। तो इसका सही आंसर है ए सरीसृप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। तो जो भी आपने एमसीक्यू सीखे उसे तो याद ही रखना है, साथ ही साथ उससे जुड़े कुछ वन लाइनर जो बताए जा रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। जैसे आधुनिक कोशिका का जनक A.K. शर्मा, आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ, यूपी में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता? तो केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक सेल यानी आरंभिक सेल में नहीं पाया जाता। साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और लाइजोजाइम भी नहीं पाया जाता है। आगे, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु। देखो, मानव लगकर क्वेश्चन पूछे तो ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु जो महिला में पाई जाएगी, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु पुरुष में पाए जाएंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जिसे मस्तिष्क की इकाई भी कहते हैं। इसी के साथ अगर मानव हटा दे तो सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा यानी PPLO, जिसे कोशिका का जोकर भी कहा जाता है। यानी कोशिका का जोकर किसे कहा जाएगा? माइकोप्लाज्मा को। मानव कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता। पादप में कोशिका भित्ति किस से बनती है? तो सेलुलोज से, जो कि कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का एक भाग है। कवक में कोशिका भित्ति बनती है काइटिन से। प्रकाश का संश्लेषण सर्वाधिक होता है नीले व लाल रंग में। प्रकाश का संश्लेषण सबसे कम होगा हरे और बैंगनी रंग में। पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है बोरोन। पौधे ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जल से, जड़ों के द्वारा। और जड़ों से जो जल ऊपर की ओर बढ़ता है, इसमें एक क्रिया लगती है जिसको केशिकत्व यानी कि कैपिलरी एक्शन कहते हैं। इसी तरीके से लालटेन में तेल ऊपर की ओर चढ़ेगा तो उसमें भी केशिकत्व ही आएगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या उत्पन्न करते हैं? तो पोषक तत्व जो उन्हें वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये आपके पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान रखने हैं और इसे याद करना है। और जो भी कुछ बताया जा रहा है इसे कॉपी में नोट करें, नोट्स बनाएं,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।